नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का 2009 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ऑप्शन ए K2SO4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए समय इन्वर्स, ऑप्शन बी मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ऑप्शन सी लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ऑप्शन डी लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो समय इन्वर्स या सेकेंड इन्वर्स। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दर के अभिकारक और दर की इकाई मोल लीटर इन्वर्स समय इन्वर्स को सांद्रता मोल लीटर इन्वर्स से विभाजित करने पर केवल समय बचता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि H3PO3 एक क्या है? ऑप्शन ए एक भास्मिक अम्ल, ऑप्शन बी द्विभास्मिक अम्ल, ऑप्शन सी त्रिभास्मिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो H3PO3 एक प्रकार का क्या है? तो द्विभास्मिक अम्ल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। H3PO3 एक द्विभास्मिक अम्ल है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? ऑप्शन ए CO2+, ऑप्शन बी Ni2+, ऑप्शन सी Cu2+, ऑप्शन डी Zn2+। तो निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? तो ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों अनुचुंबकीय है। यह प्रश्न गलत ही पूछा गया था। अगर यहाँ पे प्रतिचुंबकीय होता तो हम डी ऑप्शन को टिक मारते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय पूछा है, इसलिए ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लक्स, ऑप्शन बी गैंग, ऑप्शन सी
स्लैंग। ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अयस्क में प्राकृतिक रूप से मौजूद अवांछित मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ और अन्य अशुद्धि को गैंग कहते हैं या कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल CO एक उदासीन लिगैंड है और पूरे संकुलन पर कोई आवेश नहीं है, जिससे Na की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? ऑप्शन ए एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक, ऑप्शन डी टेक्वोलाइजर। तो निम्नलिखित में से कौन सी दवाइयाँ बुखार को कम करती है? तो एंटीपायरेटिक बुखार को कम करती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटीपायरेटिक दवाइयाँ जो बुखार को शरीर के उच्च तापमान को कम करती है, ये मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र पर कार्य करती है ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो सके। अगर बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए एनाल्जेसिक दवाइयाँ दर्द निवारण हेतु काम करती है। किसी को दर्द होगा तो एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे। और बात करें एंटीबायोटिक दवाइयों की, मतलब ऑप्शन बी की, तो यह दवाइयाँ बैक्टीरिया के कारण संक्रमण का इलाज करने के लिए की जाती है। और बात करें टेक्वोलाइजर की, तो ये दवाइयाँ केंद्रीय तंत्रिका पर कार्य करती है, जैसे कि चिंता, तनाव और मानसिक तनाव को कम करने के लिए की जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए बुर्ज अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी फॉर्मेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी कोल्वे अभिक्रिया द्वारा। तो मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जाता है या किस विधि से बनाया जाता है? तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग एमाइड में प्राथमिक एमीन बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें मूल एमाइड की तुलना में एक कार्बन परमाणु होता है। तो चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एल्कीन हाइलाइड को अल्कोहल में कैसे बदला जाता है। ऑप्शन ए योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन सी विलोपन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन डी डिहाइड्रो हैलोजिन्स अभिक्रिया द्वारा। तो एल्कीन हाइलाइड को अल्कोहल में कैसे बदला जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्कीन हाइलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसे सामान्य विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि क्लोपेक्टम किसका मोनोमर है। ऑप्शन ए नायलॉन 6 का। ऑप्शन बी नायलॉन 6 का। ऑप्शन सी नायलॉन 2 नायलॉन 6। ऑप्शन डी टेरिलीन। तो क्लोपेक्टम किसका मोनोमर है, तो नायलॉन 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि कैप्रोलेक्टम एक चक्रीय एमाइड है जो बहुलीकरण द्वारा नायलॉन 6 नामक पॉलीमाइड बनाता है, जिसका उपयोग कपड़ों, रस्सियों और इंजीनियरिंग प्लास्टिक में होता है। तो 2009 में केवल 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न यह है कि पारस्परिक दाब को परिभाषित करें। क्यों पारस्परिक दाब असामान्य हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है। मैं इसको टाइप कर दिया हूँ और कुछ था जो मैंने टाइप नहीं किया है। पहला देखिए तो उत्तर देखकर आप लोगों को अपने नोटबुक में इस तरह लिखना है। पारस्परिक दाब देकर तीर का निशान देना है, उसके बाद लिखना है घोल पर आरोपित व न्यूनतम दाब जो परासरण को रोक दे उसे पारस्परिक दाब कहते हैं। इसे PI से दर्शाया जाता है। पारस्परिक दाब पाई बराबर nRT/V होता है। विलय में अणुओं के एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण पारस्परिक दाब असामान्य ही हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि बिंदु दोष को परिभाषित करें और ठोस रावा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यह रहा। बिंदु दोष देकर तीर का निशान देना है, उसके बाद यह लिखना है यह क्रिस्टल जालक में एकल बिंदु या परमाणु के आसपास होने वाली दोष है जहां कण आपसी आदर्श व्यवस्था से विचलित हो जाते हैं। बिंदु दोष में यह लिखना है कि
अगर कोई मान लीजिए बिंदु पास पास है तो इनों में टकराव होगा, तो आसपास होने के कारण यह अपने स्थान से अलग दूर चले जाते हैं। इसी को बिंदु दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष की बात करें तो तीर का निशान देकर आप लोगों को इस तरह लिखना है। इस दोष में धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में पाया जाता है। इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार का दोष कम समन्वय संख्या वाले यौगिक में पाई जाती है, जैसे CaF AgCl। तो देखिए फ्रैंकल दोष में धन आयन जो है प्लस का, जो जैसे मान लीजिए ये प्लस है, यह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पे इसको खाली लगता है तो वह वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। और तो इसी दोष को क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। इस दोष में प्लस जो आइकन है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ना इसमें कोई परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही फ्रैंकल दोष का परिभाषा लिखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि संक्षिप्त में लिखे एक क ब्राउनिंग गति और ख अभिक्रिया का अर्धकाल। तो चलिए पहले ब्राउनिंग गति को देखते हैं। ब्राउनिंग गति की परिभाषा इस तरह है। ब्राउनिंग गति किसी द्रव या गैस में निलंबित सूक्ष्म कणों जैसे परागकण या कोलॉइड कणों की लगातार अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी गति है, जो इन कणों पर माध्यम के अणुओं जैसे पानी हवा के अणु द्वारा सभी दिशाओं में होने वाले लगातार टक्कर के कारण होती है, जिससे कणों की ऊर्जा और संवेग मिलता है और वे लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। यह गति कणों की गतिशीलता और परमाणु सिद्धांत को दर्शाती है। तो ब्राउनिंग गति की परिभाषा यहाँ पे है। आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और इसे याद करना है तो कीजिएगा, लेकिन आप लोग देखिए कि सब्जेक्टिव प्रश्न को ना ज़्यादा याद करके आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न 35 में से 34 प्रश्न भी सही कर दीजिएगा ना तो हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों की मर्जी से जो भरना होगा लिखना होगा। अगर सही से आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो देखिए अगला प्रश्न यह है कि संक्षेप में यही लिखना है। अभिक्रिया की अर्धायुकाल ब्राउनिंग गति का परिभाषा हो चुका है। अब अभिक्रिया का अर्धायुकाल देखना है। तो अभिक्रिया का अर्धकाल 1/2 वह समय है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधे मतलब 50% तक कम हो जाती है। इसे 1/2 से दर्शाते हैं और यह अभिक्रिया की कोटि के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे प्रथम कोटि के लिए अलग होगी, तो द्वितीय कोटि के लिए अलग होगी, तो तृतीय कोटि के लिए अलग होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? तो इसका उत्तर देकर यहाँ पे लिखना है। संक्रमण तत्वों में Sn और Sn-1 इलेक्ट्रॉनों के बंधन में भाग लेने के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्योंकि Ns तथा N-1 d ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग बराबर होती है। तो चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जटिल नंबर K3FeCN6 का IUPAC नाम दें। गणना करें। IUPAC नाम देना है इसकी, तो IUPAC नाम इसका यह रहा हेक्सासाइनोफेरेट 3। सही हो जाएगा इसका आंसर। और इसके क है, अब ख को देखेंगे और ख यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जटिल यौगिक K3FeCN6। तो इस यौगिक मतलब K3FeCN6 इस जटिल लवण में Fe की EAN मतलब प्रभावी परमाणु संख्या की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पे हम टाइप कर दिए हैं K3FeCN6 में Fe प्रभावी परमाणु संख्या मतलब EAN की गणना करने पर 35 आता है, क्योंकि आयरन मतलब लोहा होता है, लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है। इसमें से +3 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण 3 इलेक्ट्रॉन घटाते हैं। 26 में 3 घटाएंगे तो 23 बचेगा। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 को घटा देंगे और 6 साइनाइड लिगेंड से 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 साइनाइड है तो 6 साइनाइड से 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो 23 + 12 जिससे 35 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। मेरा गला ख़राब है इसलिए थोड़ा सी आवाज़ या कहीं कट के आ रही हो, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं साउंड को धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को समझ आए। तो चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि व्याख्या करें कि सामान्य अवस्था में क्यों H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। तो उत्तर लिखकर ऐसे आप लोगों को लिखना है H2O पानी तरल है क्योंकि ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता और छोटे आकार के कारण इसके अणुओं के बीच मजबूत हाइड्रोजन बनते हैं जो अणुओं को एक साथ रखते हैं। वहीं H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर के बने आकार और कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाइड्रोजन बंधन नहीं बन पाते हैं, केवल दुबले वांडरवॉल्स होते हैं जिनसे यह सामान्य तापमान पर गैस अवस्था में रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एक परीक्षण को लिखें जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं एथेनॉल अल्कोहल के अंतर को स्पष्ट करें। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ जितना टाइप करने वाला था। मिथाइल अल्कोहल मतलब मेथेनॉल और एथेनॉल अल्कोहल एथेनॉल के बीच अंतर करने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण आयोडोफोरम परीक्षण है, क्योंकि केवल एथेनॉल NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड और आयोडीन के साथ गर्म करने पर पीला रंग का आयोडोफोरम अवक्षेप देता है, जबकि मेथेनॉल इस परीक्षण में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। इसके अलावा मेथेनॉल की गंध तेज और विशिष्ट होती है जबकि एथेनॉल की गंध
अधिक मीठी होती है और मेथनॉल जलाने पर नीले लौह देता है, जबकि एथेनॉल पीले रंग देता है। तो इस तरह आप लोगों को समझ आया होगा और थोड़ा थोड़ा नहीं आया होगा, क्योंकि मेरा हाथ से यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा अक्षर पे नहीं जा रहा है, कहीं कहीं आगे चला है, कभी कभी पीछे चला है पेन, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि एसिटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, एसिटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में बदलने के लिए हाफमैन ब्रोमाइड अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहले एसिटिक अम्ल को अमोनिया से अभिक्रिया कराकर एसाटामाइड बनाते हैं और फिर इस एसाटामाइड पर ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर यह अपघटित होकर सीधे मेथाइल एमीन देता है। इस प्रक्रिया में कार्बन की संख्या 1 कम हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न टाइप करने वाला देखिए यहीं आ चुका है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न टाइप करने वाला नहीं था, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कम से कम 11 प्रश्न लघु उत्तरीय पूछा गया था। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से मोनोमर का नाम लिखना है। तो नायलॉन 6 का किसका मोनोमर है। तो कैप्रोलैक्टम का, उसका उत्तर यहाँ पे होगा। और ब्यूटान एस का यहाँ पे है। ब्यूटना एस के मोनोमर एकल 1,3 ब्यूटाइन और एस्टाइलिन है, जो एक सहबहुलीकरण है और सिंथेटिक रबर के रूप में उपयोग होता है। ब्यूना नाम ब्यूटाडाइन और सोडियम के लिए है और एस्टाइलिन को दर्शाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित के एक एक उपयोग दर्शाइए। तो पैरासीटामोल का क्या उपयोग है। तो उत्तर देकर यहाँ पे तीर का निशान देकर लिखना है। पैरासीटामोल का उपयोग बुखार कम करने और दर्द जैसी सिर दर्द, दांत दर्द, बदन दर्द से राहत के लिए किया जाता है। और देखते हैं अगला है टिक्टर आयोडीन। तो टिक्टर आयोडीन का उपयोग घावों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि संक्रमण को रोका जा सके, ताकि घाव और ज़्यादा में फैले ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वाला वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इति हुआ, लेकिन अगली वीडियो हम अच्छी तरह से बनाएंगे, उसमें पूरा ताबड़तोड़ क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।